नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान की मृदाओं वाले टॉपिक पर। और राजस्थान की मृदाओं वाले टॉपिक पर हमने पिछले एक वीडियो में राजस्थान की मृदाओं का ICAR के अनुसार जो विभाजन था उसको पढ़ लिया था। हम आज राजस्थान की मृदाओं का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन देखते हैं। उसके बाद राजस्थान की मृदाओं का कृषि विभाग, राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार जो विभाजन है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की मृदाओं का वैज्ञानिक विभाजन। देखिए, राजस्थान की मृदाओं का जो वैज्ञानिक विभाजन किया गया था वो अमेरिका का एक विभाग है, USDA है ना, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी या अथॉरिटी है ना। उसके अनुसार वैज्ञानिक विभाजन जो दिया गया है उसने राजस्थान की मृदाओं को कुल 5 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सी मृदा है वो है हमारी एंटीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स, वर्टिसॉल्स है ना। कुछ इस तरह से 5 हमारी मृदा हैं। उनको किसके अनुसार विभाजित किया गया है? वो विभाजित किया USDA के अनुसार। तो बात कर लेते हैं एक एक से सभी के बारे में। पहले लिखो इसमें एक लाइन लिखो, वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदाओं को निम्न पांच भागों में विभाजित किया गया है। तो वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहले मैप बना लेते हैं। मैप के बाद एक एक से इनकी क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। इधर मैप बना लेते हैं हम। राजस्थान का मैप आप भी ड्रॉ कर लीजिए। जैसा आप पे बने वैसा छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर लेना। ज़्यादा हम नाम ही नाम लिखेंगे, केवल ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि ये राजस्थान का मैप है, ठीक है ना। तो USDA के अनुसार राजस्थान की मृदाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ये हमारी इस क्षेत्र में जो पाई जाती है वो पाई जाती है एंटीसॉल्स, ठीक है ना। इधर वर्टिसॉल्स, एक मृदा इधर मिलती है एरिडोसॉल्स, सॉल्स बोलते हैं मृदा को, ठीक है ना। इधर मिलती है हमारी अल्फीसॉल्स, इधर वर्टिसॉल्स और इधर मिलती है हमारी इंसेप्टिसॉल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। एंटीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, पेन नहीं चल रहा, एंटीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स और ये 5 नंबर वर्टिसॉल्स, ठीक है ना। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो वैज्ञानिक आधार पर राजस्थान की मृदाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो विभाजन है वो किसके अनुसार है? USDA के अनुसार। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, एक बरीकर बना लो, USDA का विभाजन, है ना। डायग्राम सा बनाएंगे USDA का जो विभाजन है। USDA के विभाजन में राजस्थान की मृदाओं कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। 5 भागों में बांटा गया है। एक है हमारी एंटीसॉल्स मृदा, दूसरे कलर का पेन है कि हाँ है ना। एक है हमारी एंटीसॉल्स मृदा, सॉल्स का मतलब मृदा ही होता है, ठीक है ना। एंटीसॉल्स
एक है हमारी एरिडोसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एक है इंसेप्टिसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एक है हमारी अल्फिसॉल्स, अल्फिसॉल्स, और एक है बर्टिसॉल्स, बर्टिसॉल्स। तो इस तरह से यूएसडीए ने राजस्थान की मृदा को कुल कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। एंटीसॉल्स, एरिडोसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, अल्फिसॉल्स और बर्टिसॉल्स, ठीक है ना। उसके बाद में यहां से एक क्वेश्चन बनता है, इन मृदाओं के प्रकार है, मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है कि एंटीसॉल्स जो मृदा है वो किस प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है, या अल्फिसॉल्स जो मृदा है वो किस प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है। मतलब ये उपमृदा के हिस्से हैं, तो उन कभी कभी उपमृदा के जो भाग है उन भागों के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बात करें एंटीसॉल्स मृदा की, तो एंटीसॉल्स जो है वो सामेंट और फ्लूवेंट है ना। एंटीसॉल्स जो मृदा है इसकी उपमृदा है हमारी उपमृदा। उपमृदा के प्रकार है इसके सामेट, सामेंट और फ्लूवेंट, फ्लूवेंट। ये किसके हैं? ये एंटीसॉल्स प्रकार की मृदा के उपमृदा की मतलब भाग है। एंटीसॉल्स की उपमृदा के भाग मिलते हैं सामेंट और फ्लूवेंट, ठीक है ना। उसके बाद बात करें एरिडोसॉल्स, तो एरिडोसॉल्स जो है वो अंतरराष्ट्रीय मापनी के अनुसार ऑर्थिड प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है। किस प्रकार की? ये किस प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है? तो ये है ऑर्थिड। ऑर्थिड प्रकार की उपमृदा का क्या मिलता है? हिस्सा मिलता है। कौन सी मृदा? हमारी एरिडोसॉल्स मृदा, ठीक है ना। उसके बाद बात करें एंटीसॉल्स हो गई हमारी इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स जो मृदा है वो हमारी ऊस्ट्रोक्रेप्टस है ना। इंसेप्टिसॉल्स जो मृदा है वो किस प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है? ये हिस्सा है ऊस्ट्रोक्रेप्टस। नाम थोड़े उल्टे हैं लेकिन याद करने पड़ेंगे। तो ये हमारी ऊस्ट्रोक्रेप्टस नामक उपमृदा का हिस्सा है। कौन सी? इंसेप्टिसॉल्स मृदा। अल्फिसॉल्स जो मृदा है वो हमारी हैप्लूस्थोल्पस। कौन सी? हैप्लूस्थोल्पस। ये किस प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है? ये हिस्सा है हमारा हैप्लूस्थोल्पस, हैप्लूस्थोल्पस प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है। इसी तरह से एक लास्ट मृदा और बचती है हमारी बर्टिसॉल्स। बर्टिसॉल्स जो मृदा है वो हमारी ऊस्टर्टमर है ना। बर्टिसॉल्स जो मृदा है वो किस प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है? ये हिस्सा है हमारी ऊस्टर्टमर, ऊस्टर्टमर प्रकार की उपमृदा का हिस्सा है। तो कभी कभी इनसे ये उपमृदा जो नाम है वो पूछ लिए जाते हैं कि बर्टिसॉल्स मृदा किस उपमृदा का भाग है। तो ऊस्टर्टमर, अल्फिसॉल्स है हैप्लूस्थोल्पस, इंसेप्टिसॉल्स है ऊस्ट्रोक्रेप्टस, एरिडोसॉल्स जो है वो ऑर्थिड प्रकार की, और एंटीसॉल्स में 2 भाग मिलते हैं हमारे सामेंट और फ्लूवेंट, ठीक है ना। तो इन नामों को याद रखना है आपको। उसके बाद में इनकी एक एक दो विशेषता है, ठीक है ना। उन विशेषताओं पर भी एक एक से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले डाल लो एंटीसॉल्स मृदा, नंबर 1 डाल लो एंटीसॉल्स। सॉल्स का मतलब मृदा ही होता है, तो मृदा तो डालना जरूरी नहीं है, केवल यही डाल लो एंटीसॉल्स, एंटीसॉल्स। बात करें एंटीसॉल्स मृदा की, तो इसका जो विस्तार है वो विस्तार है जोधपुर, ऐसे लिख लो, पश्चिमी, शुष्क पश्चिमी, शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है ना। दूसरा
फसल वगैरह तो देखिए वही रहेंगी जो मैंने ICAR के अनुसार जो वर्गीकरण पढ़ा था उसमें शुष्क मरुस्थलीय मृदा में, जिसे भूरी रेतीली मृदा भी कहा जाता है, इसके कण सर्वाधिक मोटे होते हैं, तो फसल वही रहेगी इसमें, ठीक है ना, एंटीसॉल्स मृदा, फसल वही रहेगी इसमें। उसके बाद में इसकी एक विशेषता लिख लेना, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मृदा, विस्तृत मृदा, ठीक है ना। हालांकि इनसे आपका क्षेत्र ही पूछा जाएगा, तो क्षेत्र चलो मैं यही मैप पर ही बता देता हूँ। एंटीसॉल्ट जो पाई जाती है वो पाई जाती है शुष्क मरुस्थलीय, दूसरे कलर से लिख दूं, शुष्क शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र पर इसका विस्तार है। एडोसॉल्स मृदा का जो विस्तार है, विस्तार मिलता है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क तथा मध्य उत्तरी अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। अल्पीसॉल्ट से मृदा का विस्तार मिलता है, वो मिलता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इंसेप्टिसॉल्ट मृदा का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है हमारा दक्षिणी अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। और वर्टिसॉल्ट मृदा का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है हाड़ौती पठारीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरह से राजस्थान की मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण है राजस्थान के संदर्भ में। USDA का पूरा नाम लिख लो, यहां पर बता दूं, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, USDA, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र कृषि विकास परिषद, है ना। USDA ने राजस्थान की मृदाओं कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है, एंटीसॉल्ट, एरिडोसॉल्ट, इंसेप्टिसॉल्ट, अल्पीसॉल्ट और वर्टिसॉल्ट। ये किस क्षेत्र में विस्तृत है? उधर मैप से आप इसको देख सकते हो। सर्वाधिक क्षेत्र पर जो विस्तार है वो है हमारा एंटीसॉल्ट प्रकार की मृदा का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण, बना लिया। उसके बाद में अब डालिए राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार मृदाओं का वर्गीकरण, राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार मृदाओं का वर्गीकरण। देखिए इस विभाजन के आधार पर बात करें तो अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वह क्वेश्चन बने हैं या तो आपको जिलों का नाम दे दिया गया है और पूछ लिया गया है कि इस प्रकार के क्षेत्र में कौन सी मृदा मिलती है, या फिर मृदा का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में मिलती है, किस क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम केवल बात करेंगे मृदा का प्रकार और किस क्षेत्र में या किस जिले में मिलती है उसके बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लो, राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण, राजस्थान की
मृदाओं का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं को कुल 14 भागों में विभाजित किया गया है। तो एक लाइन लिखो पहले इसमें, राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को राजस्थान की मृदाओं को 14 भागों में विभाजित किया गया है। 14 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक एक से उन सभी प्रकार की मृदाओं के बारे में लिखते हैं। नंबर 1 लिखो, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा जो मिलती है वो मिलती है जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर। नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, भरतपुर और अलवर। ठीक है ना। उसके बाद में लिखिए 2 नंबर, धूसर भूरी जलोढ़ मृदा। धूसर भूरी, 2 नंबर डाल लीजिए, धूसर भूरी जलोढ़ मृदा। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वो मिलता है हमारा जालौर, पाली, सिरोही, नागौर और अजमेर। तो धूसर भूरी जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां पर है? वो है जालौर, पाली, अजमेर, नागौर और सिरोही। ठीक है ना। उसके बाद में 3 नंबर डालिए, गैर चूना युक्त भूरी मृदा। गैर चूना युक्त भूरी मृदा, 3 नंबर डालिए, गैर चूना युक्त भूरी मृदा। गैर चूना युक्त जो भूरी मृदा है उसका जो विस्तार है वो मिलता है जयपुर, अजमेर, नागौर, जयपुर, अजमेर, नागौर ना। एक जिला आता है पाली। ठीक है ना। इन जिलों में जो विस्तार मिलता है वो मिलता है गैर चूना युक्त भूरी मृदा। ठीक है। उसके बाद डालिए पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा, 4 नंबर डालिए, पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा, पीली भूरी मृदा का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर, जयपुर के बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इन जिलों में जो विस्तार मिलता है वो मिलता है हमारा पीली भूरी मृदा। ठीक है ना। 4 मृदा हो गई। अब 5 नंबर डालिए पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, 5 नंबर, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का जो विस्तार है वो मिलता है कोटा और उदयपुर। ये राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार बात कर रहे हैं हम, है ना, कोटा और उदयपुर। उसके बाद में 6 नंबर डालिए आप नवीन भूरी मृदा। नवीन भूरी मृदा, नवीन भूरी मृदा।
नवीन भूरी मृदा का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर और भीलवाड़ा, ठीक है ना। कुल कितनी मृदा हो गई? 6 प्रकार की मृदा होंगी। उसके बाद लिखिए पर्वतीय मृदा तुम्हारी हो गई, ठीक है। उसके बाद लिखिए लाल लोमी मृदा, 7 नंबर डालिए, लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा का जो विस्तार है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो मृदा मिलती है वो मिलती है हमारी लाल लोमी मृदा। उसके बाद डालिए काली घेरी मध्यम मृदा, काली घेरी मध्यम मृदा, 8 नंबर। काली गहरी मध्यम मृदा। काली गहरी मध्यम मृदा का जो विस्तार है वो मिलता है झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, इन जिलों में जो विस्तार मिलता है वो मिलता है हमारा काली गहरी मध्यम मृदा। उसके बाद लिखिए कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थलीय मृदा के काफी प्रकार हैं। क्या एक होती है कैल्सी ब्राउन और एक होती है हमारी बालुका स्तूप मृदा। तो पहले 9 नंबर बात कर लेते हैं, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा, इसका जो विस्तार मिलता है वो 2 जिलों में मिलता है, जैसलमेर और बीकानेर। कौन कौन से 2 जिले हैं? जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर लिखिए बालुका स्तूप, बालुका स्तूप मरुस्थलीय मृदा, बालुका स्तूप मरुस्थलीय मृदा। बालुका स्तूप मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो 4 जिलों में मिलता है, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। इन जिलों में विस्तार मिलता है हमारा बालुका स्तूप मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद 11 नंबर डालिए केवल मरुस्थलीय मृदा, है ना, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार मिलता है हमारा 4 जिले तो जो है ही, कुछ शेखावाटी के जिले आते हैं 2 और एक हमारा नागौर जिला आ जाता है। लिखिए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, सीकर, पाली, ठीक है। इन जिलों में जो विस्तार है वो है हमारा मरुस्थलीय मृदा। 2-3 नाम और बचे, इधर लिख देता हूँ, है ना, नीचे शायद दिखाई ना दे, इधर लिख लो 2-3 नाम। एक हमारी मिलती है 12 नंबर लिखो, 11 हो गए ना, 12 लिखो, जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस।
जिप्सीफेरस प्रकार की मृदा का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है हमारा बीकानेर में। जिप्सीफेरस प्रकार की मृदा का विस्तार कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमारा बीकानेर में। बीकानेर लिखो, जिप्सीफेरस बीकानेर, बीकानेर। उसके बाद में अगला लिखिए रेवेरिना, रेवेरिना। रेवेरिना प्रकार की मृदा का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है श्री गंगानगर में। इसका जो विस्तार मिलता है वो कहाँ मिलता है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और लास्ट लिख लीजिए, श्री गंगानगर में ही उसका विस्तार है वो है साइजोरेक्स, साइजोरेक्स। साइजोरेक्स प्रकार की मृदा का जो विस्तार मिलता है वो भी कहां पर मिलता है? श्री गंगानगर में ही मिलता है, श्री गंगानगर। ठीक है, तो राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का जो विभाजन किया गया था कितने भागों में? 14 भागों में। वो 14 भाग इस प्रकार हैं। नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार जयपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर में मिलता है। धूसर भूरी जलोढ़ मृदा का विस्तार जालौर, पाली, सिरोही, नागौर, अजमेर में मिलता है। गैर चूनायुक्त भूरी मृदा, गैर चूनायुक्त भूरी मृदा का जो विस्तार मिलता है वो मिलता है जयपुर, अजमेर, नागौर और पाली। पीली भूरी मृदा का विस्तार मिलता है भीलवाड़ा, राजसमंद, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। पर्वतीय मृदा का विस्तार कोटा और उदयपुर में। नवीन भूरी मृदा का विस्तार जो मिलता है वो मिलता है अजमेर और भीलवाड़ा में। लाल लोमी मृदा का विस्तार मिलता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। काली गहरी मध्यम मृदा का विस्तार मिलता है झालावाड़, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ में। कैल्सी ब्राउन मरुस्थली मृदा का विस्तार है जैसलमेर और बीकानेर में। बालुका स्तूप मरुस्थली मृदा का विस्तार मिलता है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। मरुस्थली प्रकार की मृदा का विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, सीकर और पाली। जिप्सीफेरस प्रकार की मृदा का विस्तार है बीकानेर में। रेवेरिना प्रकार की मृदा का विस्तार है श्रीगंगानगर में। और साइजोरेक्स प्रकार की मृदा का भी विस्तार कहाँ मिलता है? श्रीगंगानगर में मिलता है। इस तरह से ये 14 भाग है हमारे मृदाओं के, 14 प्रकार है मृदाओं के, जो किसके अनुसार विभाजित किया गया है? राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार इसको विभाजित किया है। लिख लीजिए। अब वैसे तो हमारा मृदा का टॉपिक देखिए खत्म है, लेकिन कुछ इसमें बातें बचती हैं, जैसे कि मृदा की समस्याएं, उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए मृदा की समस्याएं। देखिए वैसे तो मृदा की 2 समस्याएं थी हमारी, जिसको हम भौतिक प्रदेशों के साथ में दोनों ही समस्याओं को अध्ययन कर चुके हैं। कौन कौन सी? एक जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में जो IGNP का नदीय क्षेत्र है, नहरी जो क्षेत्र है, उस नहरी क्षेत्र में IGNP के दोनों ओर दलदली भूमि, पानी के रिसाव के कारण दलदली भूमि का निर्माण हो गया है, जिससे वहां पर सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है ना? उस सेम की समस्या के कारण वहां की जो मृदा है वो कैसी हो गई है? लवड़ी हो गई है, क्योंकि केशाकर्षण की प्रक्रिया के कारण मृदा के नीचे उपस्थित जो लवण है वो ऊपर आ गए हैं। इस तरह से वहां की कुछ मृदा ऊसर मृदा में बदलती हुई जा रही है। तो एक समस्या तो ये है हमारी सेम की समस्या, जो कहाँ पर मिलती है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक जो सेम की समस्या है वो हनुमानगढ़ जिले का गांव है बड़ोपल गांव, वहां पर सेम की समस्या मिलती है। सेम की समस्या के उपचार हेतु हालांकि वर्तमान में राजस्थान एवं केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ पर यूकेलिप्टस या सफेदा के जो पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद में मृदा की एक समस्या मिलती है मृदा अपर्दन। राजस्थान में देखिए अपर्दन 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है वायु अपर्दन और एक होता है जल अपर्दन। राजस्थान में जो वायु अपर्दन है वो सर्वाधिक होता है पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। वायु अपर्दन द्वारा जो मृदा का अपर्दन होता है उस अपर्दन को कहते हैं चादरी अपर्दन, या इससे जो सर्वाधिक मार्च महीने में होता है उसको, मार्च से जून महीने तक होता है, उसको जो होने वाला जो अपर्दन है उसे हम कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। उस अपर्दन को क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान में एक जो मृदा अपर्दन होता है वो होता है नदीय या अवनालिका अपर्दन, जो जल के द्वारा होता है। मतलब कोई पहाड़ी ढलान से नदीय भूमि नीचे जा रही है बह करके, तो वह अपने साथ मृदा को भी काटती हुई चली जाती है, जिससे वहां पर कुछ छोटी छोटी घुमावदार नालियों का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं मृदा का
अवनालिका अपर्दन। राजस्थान में बात करें, सर्वाधिक अवनालिका जो अपर्दन है वो चंबल नदी द्वारा किया जाता है, और इस अवनालिका अपर्दन से जो भूमि निर्मित होती है उसे हम बीहड़ भूमि कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो हम पढ़ते हैं मिट्टी की समस्याएं, मृदा की समस्याएं, उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, मृदा की समस्याएं। मृदा की समस्याएं, और उसमें पहली समस्या हम ले रहे हैं सेम समस्या, सेम की समस्या। तो मैंने आपको बतला दिया सेम समस्या है क्या, लिख लीजिए इसको, लिखो। राजस्थान में श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP क्षेत्र में जल रिसाव के कारण दलदली भूमि का निर्माण हो गया है। दलदली भूमि का निर्माण हो गया है, जिसे सेम की समस्या कहते हैं। सेम की समस्या कहते हैं। इसी में अगला बिंदु लिखो, अधिक लंबे समय तक सेम समस्या रहने पर केशाकर्षण की प्रक्रिया के मृदा के खनिज तत्व मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र की मृदा ऊसर का मतलब अनुपजाऊ, ऊसर हो जाती है। ठीक है। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक सेम की समस्या वाला जिला, तो वो है हनुमानगढ़। सर्वाधिक सेम समस्या वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और स्थान की बात करें, सर्वाधिक सेम समस्या वाला स्थान पूछा जाए तो स्थान है बड़ोपल गांव। ये कहाँ पड़ता है? ये हनुमानगढ़ जिले में ही पड़ता है ना। हनुमानगढ़ है ना, हनुमानगढ़ जिले में ही पड़ता है। उसके बाद में लिखो, सेम समस्या के उपचार हेतु
उपचार हेतु यूकेलिप्टस, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं सफेदा, यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो एक पहली समस्या होगी मृदा की सेम समस्या। उसके बाद दूसरी समस्या लिखिए मृदा अपर्दन। दूसरी समस्या कौन सी है? मृदा अपर्दन। देखिए मृदा का अपर्दन दो प्रकार से होता है ना। मृदा अपर्दन कितने प्रकार से? दो प्रकार से। मृदा अपर्दन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है वायु अपर्दन और एक होता है जल अपर्दन। जल अपर्दन है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो वायु अपर्दन ही होता है और यह मार्च से जून महीने तक होता है। मार्च से जून महीने तक होता है। वायु अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का मार्च या रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। रेंगती हुई मृत्यु या रेगिस्तान का मार्च। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना। और सर्वाधिक जो राजस्थान में वायु अपर्दन होता है वो होता है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। कहां पर? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें जल अपर्दन। जल अपर्दन जो होता है वो होता है नदियों द्वारा और राजस्थान में सर्वाधिक जो होता है वो चंबल नदी द्वारा होता है। सर्वाधिक किसके द्वारा? चंबल नदी द्वारा जल अपर्दन होता है। जल अपर्दन को अवनालिका अपर्दन भी कहा जाता है। इसे अवनालिका अपर्दन भी कहा जाता है। और चंबल नदी द्वारा जो अवनालिका अपर्दन हुआ है उससे निर्मित भूमि, उससे जो निर्मित भूमि है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे बीहड़ नाम से जाना जाता है। बीहड़ भूमि नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कुछ हमारी मृदा की समस्या, लिख लीजिए। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं मृदा के बारे में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी एक एक से चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया? चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। 4-5 बिंदु हैं। जैसे हमने शुरुआत में बात नहीं की थी उन बिंदुओं के बारे में, हालांकि शुरुआत में उनके बारे में बात हो जाती थी। जैसे कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है ना। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा की संरचना एवं उत्पत्ति के बारे में जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी, है ना। पेडोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में बात करें राजस्थान एवं भारत की मृदा पैतृक दृष्टि से जो है वो जलोढ़ीय प्रकृति की मृदा है। राजस्थान की मृदाओं की बात करें तो इनमें नाइट्रोजन तथा पोटेशियम तत्वों की क्या है? कमी पाई जाती है। मृदा का औसत पीएच की बात करें तो औसत पीएच जो होती है वो 7 होती है। 7 से कम जो मृदा होती है वो हमारी अम्लीय मृदा कहलाती है और जिस मृदा की पीएच 7 से अधिक होती है वो क्षारीय मृदा कहलाती है। कुछ अम्लीय एवं क्षारीय मृदा के फिर क्या है? जैसे अम्लीय मृदा के उपचार हेतु किसका उपयोग करते हैं? रॉक फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। इसी तरह क्षारीय मृदा के उपचार हेतु जिप्सम का, ग्वार, ढैंचा आदि का जो घास फूस होता है उसका उपयोग करते हैं। और मृदा में जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं वो उनसे क्या होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा में किसकी मात्रा बढ़ाती हैं? ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती हैं। तो कुछ बिंदु है उनके बारे में एक चर्चा करेंगे जो अभी मैंने वैसे बोल दी है। हेडिंग डालो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। इसमें लिखो मृदा की संरचना तथा उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करने वाला शास्त्र मृदा की
संरचना तथा उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करने वाला विषय पेडालॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो। पैतृक दृष्टि से भारत तथा राजस्थान की मृदा जलोढ़ीय प्रकृति की हैं। अगला बिंदु लिखो। मृदा में उपस्थित सड़ी गली पत्तियां, घास आदि ह्यूमस का निर्माण करते हैं जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे लिखो। मृदा का औसत पीएच मान 7 होता है। आगे लिखो। 7 से कम पीएच वाली मृदा अम्लीय मृदा तथा 7 से अधिक पीएच वाली मृदा क्षारीय मृदा कहलाती है। ठीक है, आगे लिखो। क्षारीय मृदा के उपचार हेतु जिप्सम, ग्वार, ढेंचा आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बिंदु लिखो। अम्लीय मृदा के उपचार हेतु रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं।
रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मृदा वाला टॉपिक पूरा। मृदा के हमने 3 वर्गीकरण देख लिए। ICAR के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण, राजस्थान की मृदाओं का वैज्ञानिक विभाजन, और तीसरा जो विभाजन देखा था वो राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का विभाजन। उसके बाद हमने राजस्थान की मृदाओं की समस्याओं के बारे में पढ़ा और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो मृदा का ये टॉपिक आज हमारा यही समाप्त होता है। उसके बाद देखते हैं अगला हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।